जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 18 सुनाने जा रही हूँ। यह कड़ी फटकार पाकर भी जिया राम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह न खोलूं? मुझसे तो यह नहीं होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। ऐसी अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जिया राम, लड़के अपने बुजुर्गों ही से नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जिया राम पर उसका कुछ भी असर न होगा, उसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती है। मुंशी जी ज्यों-ज्यों तरह-तरह देते थे, जिया राम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जिया राम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मणी जी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गया। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जिया राम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखूं अब कि कैसे इस घर में आती हैं। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के को क्या करे? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से ही हारता है। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जिया राम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जिया राम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो न मानिएगा? सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जिया राम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है, और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर इनकी यही इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जिया राम, कभी नहीं। उस वक्त उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक नहीं दिखाना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं। इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भागना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल न देते? जिया राम, इसके लिए पहले ही से तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो क्या तैयारी की है? जिया राम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जिया राम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर न देखा। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जिया राम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे
और जिया राम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जिया राम को बातों में लगा दिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जिया राम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुए हैं खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन नहीं छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला की उसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया गया है। अगर रुपए नहीं हैं तो गहने कहाँ से बनते? डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक्कत करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें क्या दिक्कत करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेबस बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जनाब कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था, यह तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटों का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वह बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कूढ़ रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी कर ली, गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्यों से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दे रहे हो? सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपनी पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उसका ऋण कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भाव का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ। उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर न फूले समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करें अभी बाहर आए थे। उसे
देखते ही बोले, जानते हो कितने बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने की जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे, और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैं कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दक्षिणा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र की कोई जरूरत नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हो, जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण न हो। मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है। तुमसे कई बार कह चुका है कि यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना ही नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ कि अगर तुमने इन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़फड़ाकर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखिए क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस अफसरों ही के बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं। यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनिया के मीठे स्वर की आवाज बाहर आने लगी। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे।